हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। हरियाणा विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्जुन कृष्ण रथ का लोकार्पण किया। साथ ही विधानसभा की मासिक पत्रिका सदन संदेश का विमोचन किया। इस दौरान विधानसभा स्पीकर समेत पक्ष और विपक्ष के विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सभी विधायकों को गाड़ी के लिए फ्लैग भी दिए गए। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक पल है। गृह मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के सेक्टर 3 स्थित डायल 112 के भवन में इस योजना को लेकर पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए गृह मंत्री विज ने कहा कि हरियाणा पुलिस में क्रांतिकारी बदलाव आने जा रहा है। पूर्व सीएम हुड्डा की सीएम को चुनाव लड़ने की चुनौती पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि दो व्यक्ति केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चुनाव लड़ते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और सीएम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव लड़ रहे हैं। उधर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो का उम्मीदवार 15 को नॉमिनेशन करेगा। हमारा हर कार्यकर्ता उम्मीदवार है। सिरसा में चल रहे धरने पर उन्होंने कहा कि बीजेपी की हालत यह है कि मिनिस्टर और विधायक बिना सुरक्षा के गांव में घुसकर दिखाएं, लोग सबक सिखाएंगे। हरियाणा विधानसभा परिसर में गीता की स्थापना पर झज्जर से कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने इसे एक अच्छा कदम बताया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत के संविधान के प्रति भी विधानसभा में प्रतिस्थापित करनी चाहिए ताकि सरकार को संविधान के खिलाफ काम न करने की प्रेरणा मिले। गीता भुक्कल ने कहा कि हरियाणा विधानसभा ने जो सदन संदेश पत्रिका शुरू की है ये अच्छा कदम है, लेकिन इसमें केवल सरकार ही नहीं बल्कि विपक्ष के भी विधायकों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। बड़ौदा चुनाव पर बोलते हुए भुक्कल ने कहा कि पिछले 3 चुनाव से बड़ौदा पर कांग्रेस का कब्जा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के कार्यकाल में वहां पर खूब विकास करवाया गया था, लेकिन आज मुख्यमंत्री वहां जाकर खुद को बड़ौदा का विधायक बता रहे हैं, जबकि 6 साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें कभी भी बड़ौदा की याद नहीं आई। हांसी में राम मेहर द्वारा अपने ही गांव के रमलू की हत्या कर उसके शव को कार में जला देने के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा मंगलवार को डाटा गांव पहुंची, जहां शैलजा ने गांव में रमलू के परिवार से मुलाकात की और शोक में डूबे परिवार को कुमारी शैलजा ने सांत्वना दी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि रमलू का परिवार बहुत गरीब है, सरकार को इनकी आर्थिक सहायता करनी चाहिए और सरकार को इनको नौकरी भी देनी चाहिए। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने मंगलवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव यूपी सिंह की अध्यक्षता में गोवर्धन योजना की क्रियान्वयन के संबंध में हुई बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि गोवर्धन योजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए हिसार जिले के नया गांव में बायोगैस प्लांट संचालित किया जा रहा है, जिससे 150 से ज्यादा घरों को पाइपलाइन के माध्यम से गैस की आपूर्ति की जा रही है। इंद्री की अनाज मंडी में किसान अपनी धान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उठान न होने की वजह से किसान और आड़ती काफी परेशान हैं। किसानों को धान उतारने की जगह न मिलने के चलते मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें लगी हुई हैं। प्रदेश से लगती सीमा के नजदीक की मंडियों में उत्तर प्रदेश से पीआर धान पहुंच रही है। देर रात एसडीएम ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली धान से लदी हुई इंद्री अनाज मंडी के अंदर पकड़ी, जो कि उत्तर प्रदेश से आई हुई थी। मंडी सचिव ने बताया कि अब तक 5.25 लाख क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है और 3.25 लाख क्विंटल धान की लिफ्टिंग हो चुकी है। बाकी का माल मंडियों में पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर मंडी आड़ती एसोसिएशन और खरीद एजेंसियों से बात करके बुधवार को मंडी बंद रखने का फैसला किया गया है। आज टोहाना में किसान संगठन एमएसपी अधिकार दिवस मनाएंगे। इसको लेकर किसान संगठनों की क्षमता बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें अलग अलग किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने शामिल होकर इस पर सहमति जताई। इस मौके पर सबने एक मत से कहा कि वो अपने संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक कि कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता। इस बैठक का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता धीरज खावा ने किया। उन्होंने बताया कि एमएसपी अधिकार दिवस मनाने के लिए देश के 235 संगठन एकजुट हैं।
सिरसा के लघु सचिवालय में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों ने हाथों में काले झंडे लेकर लघु सचिवालय से सांसद सुनीता दुग्गल के आवास तक रोष मार्च निकाला। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी सांसद के आवास के सामने पहुंचे तो यहां पुलिस बल तैनात था। सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों का आवास से कुछ देर पहले ही रोक लिया। इसी के चलते प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच तनातनी हो गई। मौके पर मौजूद एसडीएम जयवीर यादव और डीएसपी आर्यन चौधरी ने स्थिति को संभाला। इसके बाद प्रदर्शनकारियों को सांसद आवास के सामने शांतिपूर्ण तरीके से धरना लगाने की इजाजत दी गई। पीएम मोदी पर विवादित बयान देने के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर लोगों की भावनाओं को भड़काने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई को लेकर अन्य किसान नेता काफी नाराज हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने गुरनाम सिंह के खिलाफ कार्रवाई को निराधार सरकार पर निशाना साधा है। इंद्री की अनाज मंडी में किसान अपनी धान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन उठान न होने की वजह से किसान और आड़ती काफी परेशान है। किसानों को धान उतारने की जगह न मिलने के चलते मंडी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें लगी हुई हैं। प्रदेश से लगती सीमा के नजदीक की मंडियों में उत्तर प्रदेश से पीआर धान पहुंच रही है। देर रात एसडीएम ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉली धान से लदी हुई इंद्री अनाज मंडी के अंदर पकड़ी, जो कि उत्तर प्रदेश से आई हुई थी। मंडी सचिव ने बताया कि अब तक 5.25 लाख क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है और 3.25 लाख क्विंटल धान की लिफ्टिंग हो चुकी है। बाकी का माल मंडियों में पड़ा है। उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर मंडी आड़ती एसोसिएशन और खरीद एजेंसियों से बात करके बुधवार को मंडी बंद रखने का फैसला किया गया है। गोहाना में खेल कोटे से ग्रुप टी में लगे कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को बचाने के लिए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध किया। 1518 ग्रुप टी के कर्मचारियों को हटाने के लिए सरकार ने हाईकोर्ट में जाकर केस जीत लिया है। सरकार ने हाईकोर्ट में हवाला दिया कि ये ग्रुप डी के 1518 कर्मचारियों की नियुक्तियां 1993 खेल नीति के तहत हुई हैं, जबकि हरियाणा सरकार ने 2018 में नई खेल नीति लागू की है। सरकार ने इन ग्रुप डी के कर्मचारियों को 15 दिन का समय दिया है। अगर ये ग्रेडेशन सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाए तो इन्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे खेल कोटे के ग्रुप डी के कर्मचारियों का कहना है कि इसी को लेकर कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने भर्ती के सभी शर्तों को पूरा किया था, लेकिन अब सरकार उन्हें हटाने की कोशिश कर रही है। झज्जर में 2 अक्टूबर को रोडवेज कर्मचारियों पर हुए हमले के मामले को लेकर कर्मचारियों में रोष बरकरार है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी होने से नाराज रोडवेज के कर्मचारियों ने प्रशासन को सभी आरोपियों को गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया है। चेतावनी देते हुए विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि अगर जल्द ही बाकी 17 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो कोई भी बड़ा फैसला करने पर मजबूर हो जाएंगे। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 17 आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसको लेकर रोडवेज के किसानों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। रेवाड़ी के तहसील परिसर में सालों से रखे वाहन कबाड़ में तब्दील हो चुके हैं। वाहनों की कीमत करीब 50,000 होगी, लेकिन उसकी सुरक्षा में सालों से 3 पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिनकी महीने की तनख्वाह करीब 1.5 लाख है। मामले को लेकर तहसील परिसर में आने वाले लोगों का कहना है कि सालों से परिसर में सरकारी कबाड़ रखा हुआ है, जिसमें सांप और दूसरे जहरीले जीव जंतु घूमते रहते हैं। यहाँ फैली गंदगी के नजदीक बैठकर लोग बनी कैंटीन में चाय नाश्ता लेते हैं, लेकिन हर वक्त उन्हें एक अनजाना डर लगा रहता है। वहीं जब हरियाणा न्यूज ने पुलिस विभाग और तहसील विभाग से बात की तो कोई जनता को लेकर इस समस्या को लेकर जानता ही नहीं था कि ये सरकारी कबाड़ किस विभाग का है। 17 अक्टूबर से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। इसी के साथ बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौटने लगी है। बता दें कि कोरोना के चलते पिछले कई त्योहार लोगों ने घर में ही रहकर मनाए, लेकिन नवरात्रों पर एक बार फिर लोग घरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं और व्रत पूजा पाठ का सामान खरीदते नजर आ रहे हैं।
लोगों का कहना है कि वो नवरात्रों में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं दुकानदारों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार ग्राहक बहुत कम है। दुकानदारों ने बताया कि उन्होंने अपनी दुकान पर नवरात्रों का सारा सामान सजा लिया है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जो ग्राहक दूर से खरीदारी करने आते थे वो बहुत कम आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र के पीपली रोड और मोहन नगर मार्केट में दुकानों के सामने गड्ढे दुकानदारों और आम लोगों के लिए परेशानी बने हुए हैं। दुकानदारों की शिकायत है कि कुकिंग गैस की पाइपलाइन डालने के लिए गड्ढे किए गए थे। सड़कों के किनारे पाइपें बिखरी पड़ी हैं। दरअसल कई बार गैस पाइपलाइन के लिए की गई खुदाई से पीने के पानी की लाइनें कट चुकी हैं। लोगों के घरों में दूषित पानी की सप्लाई होने से लोग बीमार हुए थे। दुकानदारों का कहना है कि विभागों द्वारा गड्ढे करके खुले छोड़े जा रहे हैं। वहीं यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर वाहन खड़े करना तो दूर, अब लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। हरियाणा विधानसभा पंचकुला नागरिक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड और कोविड सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों के साथ विभाग के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने जमकर ठुमके लगाए, जिसके चलते कोरोना संक्रमित मरीजों के चेहरे खिल उठे। कई कोरोना संक्रमित मरीजों ने ठुमके लगाए तो कुछ ने सुर और ताल मिलाकर गाने गाए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज पहले मानसिक तनाव और कई तरह की परेशानियों से गुजरते हैं। ऐसे में पंचकुला स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाया गया ये कदम न सिर्फ कोरोना मरीजों को तनाव मुक्त रहने में मदद करेगा, बल्कि उनमें एक नई ऊर्जा का भी संचार करेगा। प्रदेश के शहरों में बिना प्रॉपर्टी आईडी के कोई रजिस्ट्री नहीं हो सकती। सरकार ने जब से प्रॉपर्टी आईडी को अनिवार्य किया है, उसी वक्त से नगरीय निकायों को काफी फायदा हुआ है। प्रॉपर्टी आईडी की वजह से ही बहादुरगढ़ नगर परिषद को एक महीने में 75 लाख की आमदनी हो चुकी है। जो लोग हाउस टैक्स भरने में रुचि नहीं दिखाते थे, वो अब खुद आकर हाउस टैक्स भर रहे हैं, ताकि उन्हें उनकी प्रॉपर्टी आईडी विद नो ड्यूज मिल सके, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी आईडी के लिए रजिस्ट्री का टोकन भी नहीं कट रहा। बहादुरगढ़ नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी अंतर सिंह ने बताया कि 1 सितंबर से लेकर अब तक नगर परिषद को 75,15,460 रुपए की आमदनी हो चुकी है। इस आमदनी में सबसे बड़ा हिस्सा विकास शुल्क का है। करनाल में किसानों द्वारा फसल कटाई के बाद खेतों में बचे अवशेषों में आग लगाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। कृषि विभाग ने 233 ऐसे लोकेशन को ट्रेस किया जहां किसानों ने अपने खेतों में अवशेषों में आग लगाई थी। आग कृषि विभाग ने ऐसे 150 किसानों से जुर्माना भी किया वसूला। बावजूद इसके पराली जाने का काम किसान लगातार कर रहे हैं। सरकार और जिला प्रशासन द्वारा फसल कटाई के बाद फसल अवशेषों में आग लगाने की रोक के बाद भी किसानों द्वारा फसल अवशेषों में आग लगाने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। किसानों द्वारा लगातार अवशेषों में आग लगाने से धुएं के कारण सांस के मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोरोना महामारी के बढ़ने के आसार पड़ गए हैं। करनाल के सिविल सर्जन डॉक्टर योगेश शर्मा का कहना है कि इस समय कोरोना महामारी चल रही है। अगर ऐसे समय में किसी भी कारण से वातावरण में प्रदूषण फैलता है तो आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ने के आसार हैं। सोना के भौंडसी जेल से नशा सप्लाई का मामला फिर सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने जेल में बंद दीपक उर्फ चुर्री के भाई को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में चोरों के हौसले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला करनाल की पुरानी सब्जी मंडी में सामने आया, जहां चोरों ने 3 किराने की दुकानों को अपना शिकार बनाया। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। हरियाणा में इन दिनों सीएम फ्लाइंग एक्शन मोड में नजर आ रही है। पूरे हरियाणा में जगह जगह छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में अंबाला कैंट में भी सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जिसमें करीब 6 सटेरियों को सीएम फ्लाइंग की टीम ने गिरफ्तार किया, जबकि 5 लोग मौके से फरार हो गए। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के आदर्श नगर इलाके में चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम और स्टेट क्राइम की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर रेस्क्यू करते हुए 6 बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए मुक्त कराया। स्टेट क्राइम के एएसआई अमर सिंह की माने तो उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ बच्चों से बाल मजदूरी कराई जा रही है, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया।
फिलहाल सभी बच्चों को स्थानीय पुलिस के संरक्षण में भेज दिया गया है और आरोपी दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फरीदाबाद के पाली चौक क्षेत्र में मंगलवार को खनन माफिया की गुंडागर्दी का एक मामला सामने आया। डंपर को रोके जाने पर इसके चालक ने इसे पुलिस वालों पर ही चढ़ाकर उसे मार देने की कोशिश कर डाली। सिपाही की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज करके घेराबंदी की। हालांकि इस दौरान डंपर का चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसके मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार मालिक और फरार ड्राइवर दोनों के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। चरखी दादरी के मंदौली गांव में बच्चों के खेलते समय हुए झगड़े में एक बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चों में आपस में किसी बात पर कहासुनी हो गई। कहासुनी में बात धक्का मुक्की तक पहुंच गई। इस दौरान एक पक्ष की ओर से एक युवक वहां पहुंच गया और उसने बच्चे को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया। बच्चे की हालत कुछ देर सही रही, लेकिन रात में तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया, जहां बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नूह के एक व्यवसायी की हत्या के 33 साल बाद पुलिस ने मामले में आरोपी 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इन सभी को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि साल 1987 में 30 अगस्त को 20 लुटेरों के एक समूह ने नूह के एक व्यापारी के घर में धावा बोल दिया था। आरोपियों ने व्यापारी के घर डकैती डालकर 150 किलो चांदी, 1 किलो सोना और 1000 रुपए लूटे थे। वहीं विरोध करने आए पड़ोसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 2 दिन की रिमांड पर लिया है। बहादुरगढ़ में एक सिविल इंजीनियर की हत्या का मामला सामने आया। वारदात बहादुरगढ़ के ओमेक्स के बीपीएल फ्लैटों की है। सिविल इंजीनियर की हत्या धारदार हथियार से की गई। इंजीनियर शव उसके किराए के फ्लैट में मिला। मृतक की पहचान मूल रूप से नारनौंद के रहने वाले विजय लोहान के रूप में हुई। मृतक लंबे समय से बहादुरगढ़ के सेक्टर 16 में एक फुटवेयर फैक्ट्री में काम कर रहा था। रविवार की देर रात उसने अपने 3 दोस्तों के साथ पार्टी की थी, जिसके बाद से ही विजय को किसी ने नहीं देखा और सोमवार की देर शाम उसका शव उसी के फ्लैट में मिला। मृतक के दोस्तों ने उसके परिवार वालों को घटना की सूचना दी, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। फरीदाबाद में 9 अक्टूबर को मोबाइल न देने पर हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल 9 अक्टूबर की रात भूपानी गांव के रास्ते में कुछ युवक अपना जन्मदिन मना रहे थे। उसी दौरान अनीश और उसका दोस्त मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से निकले। जन्मदिन मना रहे युवकों में से एक अनीश का दोस्त था, जिसने उन्हें रोक लिया और बातों ही बातों में मोबाइल फोन मांगा, जिसे देने से अनीश ने इनकार कर दिया। इस पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हुई और फिर इन चारों युवकों ने कार से डंडे और रॉड निकालकर अनीश को बुरी तरह पिटाई कर दी, जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान अनीश की मौत हो गई थी। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। टीम ने मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर सूबे गुर्जर गैंग के 2 शूटर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बादशाहपुर एसपीआर रोड पर क्राइम ब्रांच के ट्रैप के दौरान ये मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया। बीते 1 हफ्ते में सूबे गुर्जर के गैंग के सदस्य की 5वीं गिरफ्तारी है। दोनों शूटर बार गुर्जर गांव के रहने वाले हैं। और इसी के साथ फटाफट हरियाणा में इतना ही।